वेलकम अगेन स्टूडेंट्स इन द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लासेस। इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, अ कंपैरेटिव स्टडी। यानी कि इस चैप्टर में हम लोग इन तीनों देशों की आपस में तुलना करेंगे। स्ट्रेटेजी ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस। आजादी के बाद इंडिया और पाकिस्तान की रणनीति क्या रही। पॉइंट नंबर 1, बोथ द कंट्रीज अडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल। दोनों ही देशों ने एक ऐसी अर्थव्यवस्था को अपनाया जिसमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर काम करेंगे और लीडिंग रोल होगा पब्लिक सेक्टर का। पॉइंट नंबर 2, गिव्स इंपॉर्टेंस टू बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। अर्थात एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें दोनों ही सेक्टर्स को महत्व दिया गया, कुछ क्षेत्रों में प्राइवेट सेक्टर को और कुछ क्षेत्रों में पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर को। पॉइंट नंबर 3, की रोल टू पब्लिक सेक्टर। मेन रोल रखा गया पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट सेक्टर का। सेकेंडरी रोल टू प्राइवेट सेक्टर, और प्राइवेट सेक्टर को दिया गया सेकेंडरी रोल या कह सकते हैं सप्लीमेंट्री रोल, एक ही बात है। रीजंस फॉर असाइनिंग द की रोल टू द पब्लिक सेक्टर बाय इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान ने गवर्नमेंट सेक्टर को की रोल क्यों दिया, उसके रीजंस क्या हैं। रीजन नंबर 1, ड्यू टू बैकवर्ड इकोनॉमी, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई थी और ऐसी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट सेक्टर की ज्यादा जरूरत थी देश में। पॉइंट नंबर 2, लैक ऑफ कैपिटल इन द इकोनॉमी। दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं में कैपिटल की कमी थी, प्राइवेट सेक्टर वो कमी दूर नहीं कर सकता था, इसीलिए मेन रोल दिया गया गवर्नमेंट सेक्टर को। बट चाइना एडॉप्टेड स्टैटिज्म एज इट्स मॉडल। लेकिन चाइना ने अपनाया सोशलिस्ट इकोनॉमी यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें कंप्लीट पूरा का पूरा रोल गवर्नमेंट सेक्टर का ही होता है, प्राइवेट सेक्टर का रोल ना के बराबर होता है। विच मीन्स ओनरशिप ऑफ ऑल रिसोर्सेज वेस्टेड विद द स्टेट, यानी कि रिसोर्सेज जितने भी होंगे कंट्री में उन सबकी ओनरशिप गवर्नमेंट के पास ही रहेगी। अर्थात जितनी भी इंडस्ट्रीज होंगी वो सब केवल और केवल गवर्नमेंट सेक्टर में होंगी। पॉइंट नंबर 2, द गवर्नमेंट डिसाइड्स अबाउट व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। यानी कि इकोनॉमी की जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसे दूर करेगी सरकार। सरकार ही डिसाइड करेगी कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है और किसके लिए बनाना है, जिसे प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी कहा जाता है। The common elements in the strategies of growth adopted by India, China and Pak are as under। तीनों ही देशों की स्ट्रेटेजी जिसमें कॉमन पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, ऑल कंट्रीज आर रिलाइड ऑन पब्लिक सेक्टर एज द कोर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। तीनों ही देशों ने ज्यादा जोर दिया पब्लिक सेक्टर पर। स्टार्टिंग के ईयर्स में गवर्नमेंट सेक्टर को ज्यादा महत्व मिला तीनों ही देशों में। सेकेंड कॉमन पॉइंट, ऑल आर रिलाइड बेसिकली ऑन इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी ऑफ ग्रोथ एंड प्रोटेक्टिंग द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन। तीनों ही देशों ने इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी अपनाई जिसके अंतर्गत मल्टीनेशनल कंपनीज को देश में घुसने से रोका जाता है ताकि देश में जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उन्हें फॉरेन कंपनीज की जो कंट्रीज हैं उनके कंपटीशन का सामना ना करना पड़े। हाउएवर चाइनीज इकोनॉमी वॉज अ क्लोज्ड इकोनॉमी while India and Pakistan has very limited integration with the rest of the world। चाइना की इकोनॉमी क्लोज थी यानी कि उसका दूसरे देशों से कोई आर्थिक संबंध नहीं था स्टार्टिंग के वर्षों में, और इंडिया और पाकिस्तान का लिमिटेड इंटीग्रेशन था बाकी की दुनिया के साथ। यानी कि इंडिया और पाकिस्तान की इकोनॉमी ओपन तो थी लेकिन ज्यादा नहीं थी,
और चाइना की इकोनॉमी तो क्लोज्ड थी एकदम, यानी कि दूसरे देशों से उसका कोई आर्थिक संबंध नहीं था। बट ओवर टाइम, लेकिन समय के साथ साथ इंडिया एंड पाकिस्तान अडॉप्टेड मिक्स्ड मॉडल विद ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू प्राइवेट सेक्टर, बट चाइना कंटिन्यूज टू बी अ स्टेट मैनेज्ड इकोनॉमी। लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे इंडिया और पाकिस्तान ने अपना लिया मिक्स्ड मॉडल, यानी कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें पब्लिक सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को भी महत्व दिया जाता है और प्राइवेट सेक्टर का रोल धीरे धीरे बढ़ाया गया। लेकिन चाइना ने अभी भी अपनाया हुआ था स्टेट मैनेज्ड इकोनॉमी, यानी कि पब्लिक सेक्टर, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें मेन रोल पब्लिक सेक्टर का ही होता है, उसने प्राइवेट सेक्टर को महत्व नहीं दिया। ग्रोथ पाथ ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, तीनों ही देशों का विकास पथ कैसा रहा? पॉइंट नंबर 1, जीडीपी ग्रोथ ओवर टाइम। समय के साथ साथ तीनों ही देशों ने अपने प्रोडक्शन को काफी अच्छा किया और तीनों ही देशों का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट लगातार बढ़ा। पॉइंट नंबर 2, स्ट्रक्चरल ग्रोथ। तीनों ही देशों में प्राइमरी सेक्टर को छोड़कर लोग सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में ज्यादा शिफ्ट हुए समय के साथ साथ, इसे ही कहा जाता है स्ट्रक्चरल ग्रोथ। पॉइंट नंबर 3, इंप्रूवमेंट इन डेमोग्राफिक प्रोफाइल। तीनों ही देशों में पहले के कंपैरिजन में डेथ रेट काफी घटा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि जीवन प्रत्याशा बढ़ी, यानी कि एवरेज एज ऑफ अ पर्सन, और लिटरेसी रेट भी काफी अच्छा हुआ पहले से। चाइना हैज एस्टेब्लिश्ड अ सब्सटेंशियल लीड ओवर इंडिया एंड पाकिस्तान, particularly in the areas of GDP growth and the structural transformation। चाइना ने ज्यादा अच्छा काम करके दिखाया इंडिया और पाकिस्तान के कंपैरिजन में, खासकर जीडीपी के मामले में चाइना बहुत आगे है इंडिया और पाकिस्तान से, और साथ ही साथ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन भी चाइना में ज्यादा अच्छा है। इंडिया में अभी भी लोग कृषि से चिपके रहना चाहते हैं, चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में एग्रीकल्चर सेक्टर से लोग काफी ज्यादा शिफ्ट हुए इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में। नेक्स्ट, कंपैरेटिव परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमीज ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। अब तीनों ही देशों की अर्थव्यवस्था जो है उसका कंपैरिजन किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यहां पर डिटेल में ग्रोथ स्टोरी ऑफ चाइना। चाइना ने किस प्रकार से विकास किया। पॉइंट नंबर 1, इन 2017 चाइना अचीव्ड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड नेक्स्ट टू यूनाइटेड स्टेट्स। 2017 में चाइना की जो अर्थव्यवस्था है वो दूसरे नंबर पर आ गई और पहले नंबर पर रही यूएस। पॉइंट नंबर 2, एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ चाइना वॉज अबाउट 9% बिटवीन 1979 टू 2015। 1979 और 2015 के बीच चाइना का जो एवरेज ग्रोथ रेट था वो 9% था, जो बहुत अच्छा है। इट वॉज 6.9% इन 2017। 2017 में थोड़ा घट गया, 6.9% पर आ गया। इट वॉज ड्यू टू शिफ्ट फ्रॉम अ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी टू अ मिक्स्ड इकोनॉमी, क्योंकि अब चाइना ने सोशलिस्ट इकोनॉमी को छोड़कर, जिसे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी कहा जाता है, उसे छोड़कर मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ रुख किया, यानी कि पब्लिक सेक्टर के साथ साथ अब प्राइवेट सेक्टर को भी महत्व दिया जाने लगा, जिसकी वजह से चाइना में थोड़ा एवरेज ग्रोथ रेट पर असर पड़ा। फोकस ऑन एक्सपोर्ट रिलेटेड डोमेस्टिक प्रोडक्शन। चाइना ने अपने प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट के लिए तैयार किया कि देश के अंदर ऐसे गुड्स ज्यादा बनाए जाएं जो विदेशों में बेचे जाएं। इन्फ्लक्स ऑफ एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को खुली छूट दे दी गई चाइना में। अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर फोर्स,
लेबर फोर्स बहुत सस्ती है चाइना में, क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हुआ करती थी और अभी भी है, लेकिन अब चाइना की पॉपुलेशन नंबर 2 पर आ गई है और नंबर 1 पर आ चुकी है इंडिया की पॉपुलेशन। GLF कैंपेन इन 1958, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, जिसके मुताबिक चाइना की सरकार ने जनता से यह रिक्वेस्ट की थी कि हर व्यक्ति के घर में, उसके आंगन में इंडस्ट्री होनी चाहिए। भले छोटी मोटी मशीन लगा लीजिए, लेकिन हर घर में प्रोडक्शन होना चाहिए मशीन लगाने के बाद। और जनता ने इस बात को काफी सीरियसली लिया और इसी वजह से चाइना का जो ग्रोथ रेट है एवरेज, वो 1979 और 2015 के बीच हमें देखने को मिला 9%। पॉइंट नंबर 3, चाइना अचीव्ड अ ब्रेक थ्रू इन जीडीपी ग्रोथ इन द अर्ली 80s। चाइना ने जीडीपी ग्रोथ में तेजी प्राप्त करना शुरू कर दिया था 1980s के आसपास ही, फ्रॉम 4% टू 10% पर एनम। और लगभग चाइना का जो ग्रोथ रेट था जीडीपी का, वो 4% से सीधा 10% पर आ गया था। क्योंकि यहां पर जो ऊपर आपको अभी बताया था 9%, ये तो एवरेज था। तो किसी किसी साल में तो 9% से थोड़ा बहुत कम भी रहा होगा और किसी किसी साल में 9% से काफी ज्यादा भी रहा होगा, तभी ये एवरेज रेट हमें दिखाई दे रहा है 9%। तो चाइना ने जीडीपी ग्रोथ 1980s के आसपास सीधा 4% से आ गया 10% पर, ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। उसके पीछे कारण क्या है? पहला कारण, शिफ्ट फ्रॉम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी टू अ मार्केट इकोनॉमी, यानी कि सोशलिस्ट इकोनॉमी को छोड़कर चाइना ने बहुत ही जल्द अपना लिया था मार्केट इकोनॉमी को। मार्केट इकोनॉमी का मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कहने का मतलब मिक्स इकोनॉमी मॉडल आ गया चाइना में भी, जिसमें पब्लिक सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को भी महत्व दिया जाने लगा। फोकस ऑन एक्सपोर्ट रिलेटेड डोमेस्टिक प्रोडक्शन, और चाइना में अब इस प्रकार के गुड्स का प्रोडक्शन किया जाने लगा जिनका उद्देश्य था उनको एक्सपोर्ट करना। डोमेस्टिक प्रोडक्शन कम और एक्सपोर्ट रिलेटेड प्रोडक्शन ज्यादा, यानी अपने देश में जो गुड्स कंज्यूम किए जाएंगे उनका कम प्रोडक्शन, लेकिन दूसरे देशों में जो गुड्स हमें एक्सपोर्ट करने हैं उनका प्रोडक्शन ज्यादा किया गया चाइना में। देन पॉइंट नंबर सी, इन्फ्लक्स ऑफ एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को खुली छूट दे दी गई चाइना में कि कोई भी फॉरेन की कंपनी उनके देश में आकर 100% इक्विटी प्राप्त कर सकती है, किसी भी इंडस्ट्री को लगा सकती है और उस इंडस्ट्री का कंट्रोल पूरे तरीके से अपने हाथों में रख सकती है, जो इंडिया में काफी लेट हुआ। पॉइंट नंबर डी, चाइना गॉट कॉस्ट एडवांटेज ड्यू टू चीप लेबर। चाइना को कॉस्ट एडवांटेज भी था क्योंकि चाइना में ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से लेबर बहुत ज्यादा सस्ती थी। इसी वजह से चाइना अपने प्रोडक्ट्स को काफी सस्ते में दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर पाता था और इसी वजह से चाइना के प्रोडक्ट्स पूरे विश्व में फेमस थे, खासकर सस्ते होने की वजह से। पॉइंट नंबर ई, GLF, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, लॉन्च्ड इन 1958, जिसके मुताबिक चाइना ने जनता से यह आग्रह किया कि हर घर में इंडस्ट्री होनी चाहिए और इस मामले में उसे सफलता भी मिली। पॉइंट नंबर 4, क्वांटम जंप इन एफडीआई ड्यू टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एंड ऑफरिंग 100% इक्विटी टू द फॉरेन इन्वेस्टर्स थ्रू एफडीआई इन रिटेल सेक्टर, यानी कि इंडस्ट्रीज रिटेल सेक्टर में भी चाइना ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को खुली छूट दे दी 100% इक्विटी के साथ, और साथ ही साथ उनके लिए निर्माण कराया गया स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का, जिसमें फॉरेन कंपनीज को बहुत ज्यादा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं कि अगर कोई भी फॉरेन कंपनी चाइना में अपनी इंडस्ट्री लगाती है तो उसे चाइना की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं। पॉइंट नंबर 5, जीडीपी ग्रोथ थ्रू GLF, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। इट वॉज अ कैंपेन to generate awareness among the people that they can play a significant role in the process of GDP growth
by establishing industrial units even in their courtyards. There were no checks and no restrictions. यानी कि आप अपने घर में, अपने आंगन में इंडस्ट्री लगाएं, गवर्नमेंट के द्वारा कोई इंस्पेक्शन नहीं होगा, कोई चेकिंग नहीं होगी, किसी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा, किसी प्रकार से आपको लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिसकी वजह से चाइना का जीडीपी बहुत तेजी से बढ़ा। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 6, हाउएवर इन द रिसेंट पास्ट, लेकिन हाल फिलहाल में क्या हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। फ्रॉम 2014 टू 2017, ये मोदी का समय था। जब मोदी देश का प्रधानमंत्री बना तो उसके बाद चाइना का जीडीपी डाउन होना शुरू हो गया, क्योंकि मोदी ने आते के साथ ही इस बात पर जोर दिया कि चाइना के प्रोडक्ट्स का विरोध कीजिए और भारत में ही बने हुए गुड्स को महत्व दीजिए। वोकल फॉर लोकल। उसके अलावा मेक इन इंडिया और स्टार्टअप प्रोग्राम्स भारत में शुरू किए गए बहुत सारे, जिसकी वजह से चाइना को झटका लगा। However, in the recent past, that is from 2014 to 2017, GDP growth in China has slowed down. 2017 के भी चाइना का जीडीपी ग्रोथ थोड़ा धीरे हो गया। Some notable reasons in this regard are as follows. चाइना का जीडीपी जो कम हुआ उसके पीछे कारण क्या थे? पॉइंट नंबर ए, लो डिमांड ऑफ चाइनीज प्रोडक्ट्स इन द ग्लोबल मार्केट, और खासकर इंडिया, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि चाइना के पॉपुलेशन के बाद दूसरा नंबर इंडिया का ही आया करता था। वो बात अलग है कि फिलहाल इंडिया नंबर 1 पर आ चुका है। तो चाइना के जो प्रोडक्ट्स की डिमांड है वो पूरे विश्व में घटने लगी। क्यों घटने लगी? उसका कारण था उनकी क्वालिटी। सस्ते तो थे चाइना के प्रोडक्ट्स, लेकिन धीरे धीरे लोग समझ गए कि क्वालिटी वाइज चाइना के प्रोडक्ट्स में दम नहीं है। पॉइंट नंबर बी, लो डिमांड इन द डोमेस्टिक मार्केट, यानी कि विदेशों में तो छोड़ो, देश के अंदर के लोगों का भरोसा भी चाइना के प्रोडक्ट से हट गया। अर्थात चाइना के लोग अब चाइना का प्रोडक्ट नहीं बल्कि दूसरे देशों का प्रोडक्ट यूज करना ज्यादा पसंद करते थे। वो भी समझ गए थे कि सस्ते हैं तो क्या हुआ, चाइना के प्रोडक्ट्स में क्वालिटी वाइज कोई दम नहीं है। पॉइंट नंबर सी, करप्शन एंड इकोनॉमिक क्राइम्स हैव टेंडेड टू राइज ओवर टाइम। समय के साथ साथ चाइना में भ्रष्टाचार खूब बढ़ा। इकोनॉमिक क्राइम्स यानी कि स्कैम्स वगैरह जो सरकारी डिपार्टमेंट्स वगैरह में होते रहते हैं, अक्सर इंडिया में भी हुआ करते थे 2014 से पहले। इस प्रकार से चाइना में बहुत ज्यादा इकोनॉमिक क्राइम्स बढ़ गए, आर्थिक घोटाले ज्यादा होने शुरू हो गए। नंबर डी, ब्रेन ड्रेन। चाइना के लोग अब चाइना में पढ़ाई लिखाई करने के बाद चाइना में रहने की बजाय दूसरे देशों में जॉब अपॉर्चुनिटीज को देखने लगे और वो अपने देश को छोड़कर दूसरे देशों में जाने लगे। ब्रेन ड्रेन ड्यू टू हायर वेज अपॉर्चुनिटीज इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि चाइना में उनको ज्यादा वेज अपॉर्चुनिटीज नहीं दिखाई दे रही थी। ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से चाइना में वेज रेट काफी कम था। व्यक्ति चाहे कोई भी हो, उसे तो ज्यादा वेजेस चाहिए। अगर विदेश में अच्छी वेजेस मिल रही हैं तो वो चाइना को छोड़कर विदेश चला जाता था। पॉइंट नंबर ई, ड्यू टू प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन देयर इज अ थ्रेट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से चाइना में एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन काफी हुआ, चाइना का वातावरण खराब हुआ, जिसकी वजह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी झटका लगा। नेक्स्ट, अब पढ़ते हैं ग्रोथ हिस्टोरी ऑफ इंडिया। भारत ने किस प्रकार से और कैसे कैसे विकास किया। पॉइंट नंबर 1, इन 2017 जीडीपी ऑफ इंडिया वाज एस्टिमेटेड टू बी 2439 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। 2017 में भारत का जो जीडीपी था वो 2439 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स था। बिटवीन द ईयर्स 1951 to 2017,
इकोनॉमी अचीव्ड एन एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ 5.9%, राउंड ऑफ 6% कह सकते हो, जो कि चाइना को देखते हुए काफी कम है। पॉइंट नंबर 2, जीडीपी ग्रोथ इन इंडिया showed a sustainable rise only after 1991 due to new economic policy, that is liberalization, privatization and globalization. भारत में जीडीपी ग्रोथ में तेजी आई 1991 के बाद, जब भारत ने अपनाया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को, जिसके अंतर्गत लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दिया गया। पॉइंट नंबर 3, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हैज फोकस्ड ऑन ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द ग्लोबल इकोनॉमीज ऑन द बेसिस ऑफ फ्री प्ले ऑफ द मार्केट फोर्सेज। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के मुताबिक यह डिसाइड किया गया कि देश की अर्थव्यवस्था को अब जोड़ दिया जाएगा विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ ग्लोबलाइजेशन के द्वारा, और मार्केट में पब्लिक सेक्टर हर चीज को डिसाइड नहीं करेगा। अब डिमांड और सप्लाई के द्वारा, जो कहलाती है मार्केट फोर्सेस, इनके द्वारा ही डिसाइड किया जाएगा व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, और इसी के मुताबिक होगा प्राइस डिटर्मिनेशन। पहले गवर्नमेंट के द्वारा प्राइस डिटर्मिनेशन होता था, गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि कौन सी वस्तु देश में किस कीमत पर बिकनी चाहिए, लेकिन 1991 के बाद ये सब मार्केट फोर्सेस के हाथ में आ गया। अब डिमांड और सप्लाई के द्वारा ही कीमत डिसाइड की जाती है। पॉइंट नंबर 4, ड्यू टू न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जीडीपी ग्रोथ रेट बिटवीन 1991 टू 2017 इंक्रीज्ड टू अराउंड 7% पर एनम। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण ही भारत का जो जीडीपी है वो 1991 और 2017 के बीच लगभग 7% पर आ गया पर एनम, जो पहले थोड़ा कम हुआ करता था। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 5, बट इन 2014 जीडीपी ग्रोथ स्लोड डाउन ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। लेकिन 2014 में भारत का जीडीपी थोड़ा धीमा हो गया। उसके पीछे कारण क्या थे? हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई दर बहुत ज्यादा थी। सन 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले की बात है ये, और यही कारण रहा था कांग्रेस के गिर जाने का। सरकार को गिरा दिया गया था, उसके कारण यही सब कुछ थे जो हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं। हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज्यादा थी, विच लेड टू हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसके कारण लोन भी लोगों को आसानी से नहीं मिलता था, उसका इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हुआ करता था। एंड देयरफॉर लो इन्वेस्टमेंट, और क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज्यादा था तो लोग पैसा इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहे थे, और जब लोग पैसा इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन कहां से होगा, जिसकी वजह से भारत का जीडीपी काफी धीमा हो चुका था। पॉइंट नंबर बी, लैक ऑफ विल इन द गवर्नमेंट टू टेक पॉलिसी डिसीजंस। सरकार में विल पावर नहीं थी डिसीजंस लेने की। अब यहां पर उस प्रधानमंत्री का नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन समझ जाइएगा अपने आप ही 2014 से जस्ट पहले प्रधानमंत्री कौन था, और उसके अंदर विल पावर नहीं थी डिसीजन लेने की। उसका कारण ऐसा नहीं है कि उसमें विल पावर थी नहीं, उसका मेन कारण ये है कि उसके पास डिसीजन मेकिंग पावर ही नहीं थी। वो केवल नाम का प्रधानमंत्री था, डिसीजन मेकिंग पावर तो एक्चुअली दूसरे लोगों के हाथों में ही थी, जिसकी वजह से वो खुलकर डिसीजन नहीं ले सकते थे। पॉइंट नंबर सी, फ्रीक्वेंट स्कैम्स एंड स्कैंडल्स। लगातार देश के अंदर घोटाले घपले, वो भी छोटे मोटे नहीं, हजारों करोड़ के, लाखों करोड़ के घोटाले हुआ करते थे, विच हैम्पर्ड द इमेज ऑफ द गवर्नमेंट, जिसकी वजह से 2014 से पहले जो पार्टी देश को चला रही थी, जो सरकार में थी, उसकी इमेज हो गई खराब और उस सरकार को गिरा दिया गया, और गिराया भी ऐसा कि अब तक दोबारा उसका कहीं नामो निशान तक नहीं है। पॉइंट नंबर डी, ड्रॉट ऑफ एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का अकाल था, यानी कि फॉरेनर्स इंडिया में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे थे बिल्कुल भी, क्योंकि देश की हालत ऐसी थी नहीं। फॉरेनर्स को लग रहा था कि वो अगर हमारे देश में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो उनका पैसा डूब जाएगा। इट वॉज ड्यू टू पुअर क्रेडिट रेटिंग,
क्योंकि हमारी क्रेडिट रेटिंग काफी बेकार हो चुकी थी, अर्थात इन्वेस्टर्स की नजरों में भारत एक अच्छा डेस्टिनेशन नहीं था इन्वेस्टमेंट के लिए। एंड डेफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, पावर सप्लाई, ये कुछ भी देश में अच्छा नहीं था। द स्लो डाउन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी मार्क्ड विद द स्कैम्स, भारत की अर्थव्यवस्था बहुत धीमी हो चुकी थी घोटालों की वजह से, घपलों की वजह से, स्कैम्स एंड स्कैंडल्स लेड टू फॉल ऑफ द गवर्नमेंट, जिसकी वजह से सन 2014 में सरकार को गिरा दिया गया। फिर आती है ग्रोथ स्टोरी ऑफ पाकिस्तान। In 2017, GDP of Pakistan was estimated to be 217.1 बिलियन यूएस डॉलर्स, यानी कि इंडिया के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कम, और चाइना के कंपैरिजन में तो पूछो ही मत कि कितना कम है, क्योंकि इंडिया का जो 2017 में जीडीपी था, पहली बात तो वो हंड्रेड्स में नहीं थाउजेंड्स में था, और दूसरी बात ये बिलियन में है, और इंडिया का थाउजेंड्स में था, और वो भी ट्रिलियन यूएस डॉलर्स में था। तो इंडिया के कंपैरिजन में पाकिस्तान का जीडीपी बहुत ज्यादा कम है, विद एन एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 4.14% बिटवीन द पीरियड 1960 टू 2017, और एनुअल ग्रोथ रेट जो था जीडीपी का वो भी अप्रोक्सीमेटली 4% के आसपास। कंपैरेटिव स्टडी इसलिए ध्यान रखिएगा, चाइना का 9% था, इंडिया का अप्रोक्सीमेटली 6% था, और पाकिस्तान का अप्रोक्सीमेटली 4%। पॉइंट नंबर 2, पाकिस्तान अचीव्ड अ ब्रेक थ्रू इन जीडीपी ग्रोथ इन द मिड-80s ड्यू टू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। पाकिस्तान में भी जीडीपी ग्रोथ में तेजी आई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद, जो चाइना में हो चुका पाकिस्तान में हो चुका था मिड-80s में। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 2008, इकोनॉमिक आउटलुक ऑफ पाकिस्तान टर्न टू बी डिसअपॉइंटिंग ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। लेकिन 2008 की शुरुआत जब हुई, उसके बाद पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस थी वो थोड़ी डिसअपॉइंटिंग थी 2008 के बाद। इसके कारण क्या थे? पॉइंट नंबर ए, ड्यू टू द टेररिस्ट एक्टिविटीज, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैज स्टार्टेड श्रिंकिंग, ड्यू टू विच जीडीपी ग्रोथ स्लो डाउन। पाकिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटीज काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से फॉरेनर्स पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे थे पाकिस्तान में, क्योंकि लोगों को ये लग रहा था कि पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्ट करने का मतलब आपका पैसा डूब जाएगा, और इसी वजह से पाकिस्तान का जो जीडीपी था वो बहुत ज्यादा कम हो गया। पॉइंट नंबर बी, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन एग्जिस्ट ड्यू टू करप्शन एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, यानी कि पाकिस्तान में जो तरक्की थी वो बिल्कुल रुक चुकी थी। पहला कारण था इसका करप्शन, और करप्शन तो हद से ज्यादा है पाकिस्तान में, पहले भी था अभी भी है। और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, राजनीतिक स्थिरता बिल्कुल नहीं है पाकिस्तान में। 1947 से लेकर अब तक किसी भी सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है 5 साल का। इंडिया में तो ना जाने कितनी बार कार्यकाल पूरा किया है, अभी हाल फिलहाल में ही आप देख सकते हैं 2014 में प्रधानमंत्री बना था मोदी, फिर 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, उसके बाद फिर बना 2019 में, और अभी भी उसका कार्यकाल पूरा होने वाला है। 2024 में फिर चुनाव होंगे। उससे पहले जो सरकार थी उसने भी अपने 5-5 साल के कार्यकाल लगातार पूरे किए हैं, अधिकतर हर एक सरकार ने किए हैं जब भी कोई प्रधानमंत्री बना है। लेकिन पाकिस्तान में कभी भी किसी भी प्रधानमंत्री ने अब तक अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया है। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 4, द एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी हैज
slumped to 3.75% between the period 2008 to 2016. 2008 और 2016 के बीच पाकिस्तान का एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी वो बहुत ज़्यादा घट गया, 4% से भी नीचे आ गया, 4.25% पर, 3.75%. In 2017, इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान ग्रू एट द रेट ऑफ 5.3%. लेकिन 2017 में ये थोड़ा बढ़ा और ये बढ़कर हो गया 5.3%. पॉइंट नंबर 5, ड्यू टू स्लो जीडीपी ग्रोथ पाकिस्तान इकोनॉमी हैज ऑलमोस्ट श्रंक इनटू अ लो इनकम लो ग्रोथ ट्रैप. जीडीपी बहुत ज्यादा घट जाने के कारण पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था थी वो ऐसी हो चुकी थी जिसमें इनकम बहुत ज्यादा कम थी और ग्रोथ भी यानी विकास दर जो है वो भी बहुत नीचे आ चुकी थी. कंक्लूजन, तीनों देशों की स्टडी करने के बाद नतीजा क्या निकला इस बात का कि इंडिया हैज परफॉर्म बेटर देन पाकिस्तान. इंडिया की परफॉर्मेंस पाकिस्तान से बहुत बढ़िया है, बट कंपेयर्ड विद चाइना इंडिया इज वे बिहाइंड. लेकिन चाइना की तरक्की को देखते हुए इंडिया भी बहुत पीछे है. यानी कि चाइना नंबर 1, इंडिया नंबर 2 और पाकिस्तान नंबर 3 पर आता है परफॉर्मेंस के मामले में. आज के सेशन में इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट सेशन में आपको कराया जाएगा. तब तक जो भी मैंने पढ़ाया है उस वीडियो को बार बार देखिए. जितनी ज़्यादा बार देखोगे पॉइंट्स उतने अधिक दिमाग में आपके बैठते चले जाएंगे, आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. थैंक यू.